हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट विलयन के डे 3 पर आ चुके हैं। तो हम यहां तक पहुंच चुके थे। हमने राउल्ट का नियम खत्म कर लिया था। अब हम बात करते हैं विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली, विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों, मोल, अणु, आयन, मोल अंश की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यह गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। देखिए क्या बताया जा रहा है कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन का वह गुण विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों, मोल, अणु, आयन, मोल अंश की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यह गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित होता है। पहला क्या है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। और क्वथनांक में उन्नयन, यह भी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सभी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं। अब बात करते हैं इन सभी के डिटेल में कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। अब देखिए, पहली हेडिंग दिया गया है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? किसी विलयन में अवनमन यानी घटना, किसी विलयन में अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस और विलायक का वाष्पदाब पी नॉट ए के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका सूत्र बनता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है? किसी विलयन में अवनमन है, और ये पी नॉट ए है, ये विलायक का वाष्पदाब है। अर्थात कि किसी विलयन में अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस और विलायक का वाष्पदाब पी नॉट ए के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब बात करते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। किसी विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यानी कि ये जो अवनमन है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, यानी चाई बी के बराबर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की हमने एक नॉर्मल डिफिनीशन पढ़ी है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। लेकिन अब हम क्लास 12th में आ चुके हैं। अब हमें क्लास 12th के हिसाब से डिफिनीशन को भी बदलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसकी न्यू डिफिनीशन। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब 1 एटीएम 1 वायुमंडल के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब 1 एटीएम 1 वायुमंडल के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और जितने भी सब्जेक्ट हैं। आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, चाहे जिस बोर्ड के हों जिसमें यूपी बोर्ड का सिलेबस सेम है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आपको फुली गाइड करूँगा, आपको रिवीजन कब करना है, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, उन सभी बातों के लिए आपकी तरफ से एक प्यारा सा सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं यहाँ आपको गर्मी की छुट्टियों में एकदम बढ़िया से आपकी तैयारी उस लेवल की, नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाऊँगा, ताकि जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा गर्मी के बाद, आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब बात करते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट की। देखिए नोट पॉइंट क्या होता है। नोट पॉइंट है इसका, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373.15 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक यानी कि अगर जल को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाए तो जो जल है वो वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है। एक एटीएम में 1.01 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 760 mmHg। ठीक है, mmHg। इसे लिख सकते हैं 760 टॉर के बराबर। जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जल के लिए केवी का मान यानी क्वथनांक का मान, जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये इस वैल्यू को आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो इस वैल्यू की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की।
देखिए हमारी दूसरी हेडिंग दी गई है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। जब इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। अतः अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, आइए इसको फिर से बताते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, ठीक है। अगर हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं तो उसका वाष्प दाब जो होगा वो अधिक होगा जब इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ, यानी कि जब अगर हम जो शुद्ध विलायक है उसमें अवाष्पशील, जो वाष्पशील ना हो, वैद्युत अनअपघट्य हो, उस विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब बनता है, जो विलयन का वाष्प दाब है वो घट जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्वथनांक है, क्वथनांक यानी कि जितने डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म हो रहा है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा होकर कुछ वैल्यू आगे खिसक जाएगी। अतः अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अब इसका फार्मूला देखते हैं और एक ग्राफ देखते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1। T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक, और T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक। सबसे मोस्ट फार्मूला है, इसे आप जरूर रटिए। अब देखिए इसका ग्राफ क्या है। इसका ग्राफ है विलायक यहाँ है और ये विलयन है, ठीक है। एक एटीएम पर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और इसके बीच जो डिफरेंस है उसे डेल्टा बी कहते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन हुआ है। ये T1 है, T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक है, और ये T2 क्या है? ये विलयन का क्वथनांक। अब बात करते हैं, प्रयोगों से पता चला कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी कि जो डेल्टा टीवी है प्रोपोर्शनल टू यम डैश, यानी मोलल है। डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू यम डैश मोलल, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के वी इंटू यम डैश। अब हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे के वी, इसमें के वी लिया गया है, के वी इंटू यम डैश। अब यहाँ से हो जाएगा फार्मूला, यम डैश क्या है? ये है हमारा मोललता, ठीक है। यम डैश जो है ये हमारा मोललता है। तो हमारा मोललता का जो फार्मूला होता है वो होता है W इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिए। ये सबसे मोस्ट फार्मूला है, इससे आपके 2 से 4 नंबर पक्के होने हैं बोर्ड एग्जाम में और आपके होम एग्जाम में भी। जहाँ के वी एक स्थिरांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये जो के वी आया है कांस्टेंट, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। के वी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के वी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? अब देखिए के वी, ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये क्या होता है? आइए इस पर एक डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के वी क्या होता है। आपको फार्मूला पता है, डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। यदि कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 ग्राम हो तथा विलेय के मोलों की संख्या n बराबर डब्ल्यू बाई यम 1 हो तो डेल्टा टीवी जो होगा वो केवी के बराबर होगा। इसकी डिफिनेशन क्या बनती है? अतः 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। डेल्टा टीवी बराबर केवी हो जाता है। अतः 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे ही केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म है उसमें हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिमांक को समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। हिमांक की डिफिनीशन आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है हिमांक कहलाता है। ये तो हो गई क्लास 6, 7, 8 वाली बात। अब बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में कौन सी डिफिनीशन है? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था का वाष्प दाब का वाष्प दाब उसके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273.15 केल्विन होता है।
जल के लिए KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक का मान जो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में इसका मान पूछ सकता है, और जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें इसकी वैल्यू की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसका जो मात्रक है ये आपके बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। खास तौर से बिहार बोर्ड में तो बहुविकल्पी ज़्यादा आता है, उसमें मात्रक पूछ लिया जाता है। और यूपी बोर्ड में जो बहुविकल्पी आते हैं उसमें भी इसको पूछ लिया जाता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक क्या है। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन, जो कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और हिमांक भी घट जाता है। अतः अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के हिमांक में हुई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जब किसी द्रव विलायक में, हमारा जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है, उसमें अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाते हैं। विलायक में विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो घट जाता है, और जो उसका हिमांक है, ठीक है, और जो उसका हिमांक है वो भी घट जाता है। अतः अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के हिमांक में हुई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसका फार्मूला दिया गया है डेल्टा TF बराबर TF माइनस T-F। अब देखिए TF और T-F क्या है। जो TF है वो हमारा विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो T-F है वो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना है। यहाँ ATM यानी वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है, और ये टेम्परेचर है। ठीक है, इधर टेम्परेचर और इधर वाष्प दाब। पहला है ठोस विलायक, ठीक है, जो हम ये ठोस विलायक का ग्राफ है और ये द्रव विलायक का ग्राफ है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसे ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, डेल्टा TF, ये T-F है। T-F जो है ये विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो TF है ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है। देखिए जब प्रयोग किया गया तो क्या पता चला, प्रयोगों से किसी विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा TF उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी जो डेल्टा TF है ये प्रोपोर्शनल टू होगा यम डैश यानी मोललता के। ठीक है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू यम डैश। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो ये जो यहाँ KF आया है, KF जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है। और जल के लिए जो आपको बताया गया था KF का मान वो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसका आपको बताया गया, इसका मात्रक भी पूछ लेता है कि ये जो कांस्टेंट है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसका मात्रक क्या होता है। तो आपको मात्रक भी याद करना है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से डेल्टा TF बराबर KF इंटू W इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल W, जो कि मोललता का फार्मूला है, उसमें इसका गुणा कर दिया जाता है, जहाँ KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब बात करते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। अभी हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात किया गया था। अब हम मोलल अवनमन स्थिरांक की बात करते हैं। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि पेपर में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल W। ये तो हो गया फार्मूला हिमांक में अवनमन का। यदि विलायक की मात्रा कैपिटल W 1000 ग्राम तथा विलेय के मोल W/m, मोल बराबर होता है W/m, एक दिया गया हो तो डेल्टा TF जो है ये KF के बराबर हो जाता है। ठीक है, अतः 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उससे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उससे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो, अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के लास्ट टॉपिक, जो कि दिया गया है परासरण दाब। परासरण दाब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाइवा में भी आपके पूछ लिया जाता है कि परासरण दाब क्या है। इस पर आप चार्ट बनाते हैं, आपको इसके भर भर के नंबर मिलते हैं। देखिए परासरण दाब क्या होता है, पहले तो हम परासरण समझेंगे कि परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस,
अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब बात करते हैं इसके चित्र की। तो ये देखिए, उच्च सांद्रता सांद्र विलयन दिया गया है, ये विलेय है और ये विलायक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये क्या करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। ये विलायक के अणु को ही जाने देगी जो, और विलेय के अणु को इधर नहीं जाने देगी। परासरण की क्रिया हो रही है यहाँ पे। परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि परासरण की क्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग क्या होता है, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को इधर जाने देती है जबकि विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती। ठीक है। परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु तनु सांद्रता से उच्च सांद्रता तनु सांद्र विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का उपयोग किया गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सेलोफेन, चमड़ा, कापर, फेरोसाइनाइड, Cu2 FeCN का होल 5। यदि अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ये सभी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। अगर यहाँ हम चमड़ा भी लगा दें तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा। अब देखते हैं इसका परासरण दाब। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं, उसके बाद चित्र दिखाते हैं। देखिए, परासरण दाब क्या होता है, विलयन की तरफ लगने वाला वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के ओर होने वाले प्रवाह को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। अब इसको हम चित्र से समझते हैं कि चित्र में कैसे होता है। देखिए, ये परासरण दाब का चित्र दिया गया है। ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है। इधर से विलायक के अणु, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है इधर, और इधर एक पिस्टन लगाया गया है। पिस्टन किस लिए लगाया गया है, इधर से जो दाब लगाया जाता है, इस पर अगर हम दाब लगाते हैं तो हमारी जो परासरण की क्रिया हो रही थी अभी तक, अगर हम इस पर दाब लगाते हैं वह न्यूनतम दाब, यानी कि अगर हम इस पर कम से कम दाब लगाएं जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात जो विलायक के अणु अभी तक जा रहे थे वो जाना बंद हो जाए, यही क्रिया ही हमारी परासरण दाब कहलाती है। ठीक है। अब परासरण के लिए परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पाई प्रोपोर्शनल टू होता है कैपिटल एम, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू टी केल्विन में। ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं तो पाई प्रोपोर्शनल टू एम इंटू टी, पाई बराबर एम आर टी। आर जो है ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। आर जो है, और इसे ये भी लिख सकते हैं पाई बराबर एम एस टी, पाई बराबर सी आर टी। यहाँ जो सी है ये हमारा कांस्टेंट है और ये जो यस है ये भी हमारा कांस्टेंट है। आर यस नियतांक, आर बराबर यस बराबर नियतांक, विलयन नियतांक है। इसका मान क्या होता है, 0.0821 लीटर वायु केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है परासरण दाब का, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर एम आर टी और पाई बराबर एम एस टी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आरसीसी कोचिंग सेंटर आपके लिए लेकर आया है सबसे धमाकेदार ऑफ़र, जो कि यूट्यूब पे क्लासेस आपकी फ्री चल रही हैं। इसका आप ज़रूर से ज़रूर लुत्फ़ उठाइए। चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।